हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, भारतीय कृषि के बारे में। और आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में। जो फसल हैं उनके वर्गीकरण को हम लोग अच्छे से समझेंगे। और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे फसल चक्र के बारे में, क्रॉप रोटेशन के बारे में। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें मैंने आपको बताया था कि इस कोर्स को कंप्लीट करने की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। ये जो टॉपिक है इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको जाकर देख लेना है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो नोट्स मैंने तैयार किए हैं, घटना चक्र की जो बुक आती है इंडियन एग्रीकल्चर पर वो, और जो परीक्षा वाणी की बुक आती है इंडियन एग्रीकल्चर पर वो, उन दोनों बुक्स का ये कंपैरिजन है। दोनों बुक्स में जो अच्छा अच्छा कंटेंट है वो यहाँ पर डाल दिया गया है। ठीक है, तो इस कोर्स को आपको बड़ी ध्यान से देखना है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना आज का डिस्कशन और बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में। उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं फसलों उत्पादन, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो फसलों उत्पादन या फिर इसको बोलते हैं शस्य विज्ञान, ये कृषि विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम लोग फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन संबंधी जो सिद्धांत हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि फसलों उत्पादन या फिर शस्य विज्ञान उसको बोलते हैं, ये कृषि विज्ञान की वो शाखा है जिसमें फसल उत्पादन संबंधी सिद्धांतों पर और भूमि प्रबंधन संबंधी जो सिद्धांत है उनका अध्ययन किए जाते हैं। बात करते हैं इस विज्ञान के जनक की, शस्य विज्ञान के जनक की, तो उनका क्या नाम है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। क्लियर, तो इनका नाम आपको याद रखना है पीटर डकरेंस जी। क्लियर, तो जो पीटर डकरेंस जी हैं ये हैं आपके फादर ऑफ एग्रोनॉमी, याद रखना आपको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फसलों के वर्गीकरण के बारे में। देखिए फसलों को कुछ भागों में बांटा जाता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो नंबर 1 पर है कवर क्रॉप्स। क्लियर, कवर नाम से सीधा है कि कवर, किसी चीज को कवर करती होगी। क्लियर, ऐसी क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो किसी चीज को कवर करती होगी। तो किस चीज को, भूमि को। क्लियर, याद रखना है भूमि को, जमीन को। ये फसलें वो होती हैं जो भूमि को ढककर रखती हैं। तो आपको याद रखना है कि ऐसी क्रॉप जो भूमि को ढककर रखती है उनको बोलते हैं कवर क्रॉप्स। देखिए ये जो फसलें होती है इनकी अगर जो हम लोग बात करें वृद्धि की, जो वनस्पतिक वृद्धि होती है इनकी काफी तेजी से होती है। और ये क्या करती हैं, ये मिट्टी के ऊपर एक आवरण बना लेती है, कह सकते हैं कि मिट्टी को ढक लेती है। तो इससे होता क्या है कि जो मृदा का अपरदन है, जो भूमि क्षरण है वो कम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात करें उदाहरण की तो उड़द, मूंगफली, लोबिया, शकरकंद, पैराग्रास, इस श्रेणी की जो है फसलें हैं, आपको याद रखना है। बात करते हैं दूसरे प्रकार की फसल की जिसका नाम है काउंटर क्रॉप। देखिए काउंटर क्रॉप जो है इसकी हिंदी होती है समोच्च खेती। अब ये कहाँ पर की जाती है, जो पहाड़ होते हैं, जो उच्च भूमि होती है, उनके ढलानों पर मेड़ बनाकर, क्लियर, उनके ढलानों पर मेड़ बनाकर इस प्रकार की खेती की जाती है। अब मेड़ क्यों बनाई गई है ढलानों पर, आपको समझ भी आ रहा होगा कि ये इस कारण से बनाई जाती है ताकि जो पानी का बहाव है उसको रोका जा सके और मिट्टी कम कटे, और उससे क्या हो कि जो मृदा अपरदन है या फिर मृदा क्षरण है वो कम हो। तो ये होती है आपकी काउंटर क्रॉप, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं तीसरी क्रॉप की जिसका नाम है बॉर्डर क्रॉप या फिर गार्ड क्रॉप। ठीक है, नाम से ही लग रहा है कि किसी चीज को गार्ड किया जा रहा है, किसी चीज की रक्षा की जा रही है इस प्रकार की क्रॉप से। बॉर्डर क्रॉप्स, बॉर्डर से समझ में आना चाहिए कि ये बॉर्डर पर उगाई जाने वाली फसल होगी। तो क्या है, देखिए खेत में जो मुख्य फसल होती है, खेत में जो मुख्य फसल होती है तो उस फसल की सुरक्षा करने के लिए खेत के चारों ओर इस प्रकार की फसल जो है वो बोई जाती है। ठीक है, अब इस प्रकार की फसल बोने से दो फायदे होते हैं मुख्य फसल को। पहला, ये जानवरों से सुरक्षा करती है। दूसरा, अब ये फसल खेत के चारों ओर लगी हुई है तो क्या होगा, जो हवा है उसकी गति को धीमी करेगी। तो उससे होगा क्या कि हवा के द्वारा जो मृदा अपरदन होता है वो भी क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये फायदे हो गए इसके। उदाहरण देख लीजिए आप इसका, काफी इंपॉर्टेंट है कि जो चने का खेत होता है, चने के खेत के चारों ओर जो कुसुम की खेती की जाती है एज ए बॉर्डर क्रॉप, तो ये इसका उदाहरण है सैफ्लोवर की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें चौथी फसल की बात करते हैं जिसका नाम है कैश क्रॉप। देखिए नाम से सीधा है कि कैश, बिल्कुल कैश ही मिलेगा ऐसी फसल से। देखिए होता क्या है कि इस प्रकार की जो फसल है वो इस कारण से उगाई जाती है ताकि उनको बेचकर
तुरंत जो है पैसा कमाया जा सके, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम लोग कैश क्रॉप। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जूट की खेती करना, कपास की खेती करना, तंबाकू उगाना, गन्ना उगाना, तो ये जो फसलें हैं ये कैश क्रॉप की श्रेणी में आती है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कमर्शियल क्रॉप की। देखिए जो कमर्शियल क्रॉप है, अभी हम लोगों ने बात करी कैश क्रॉप की, तो जो कैश क्रॉप है वो भी एक प्रकार की कमर्शियल क्रॉप ही है, क्लियर, व्यवसायिक खेती ही है। तो ये जो कमर्शियल क्रॉप है ये इस ख्याल से उगाई जाती है ताकि अपनी आमदनी को बढ़ाया जा सके, ठीक है, तो आमदनी के ख्याल से इनका उत्पादन किया जाता है कमर्शियल क्रॉप्स का, व्यवसायी फसलों का, तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफी, रबर, तो ये इस श्रेणी की फसलें हैं, आपको याद रखना है। आगे बात करें बागानी फसलों की। देखिए बागानी फसलें इंग्लिश में बोलते हैं उसको प्लांटेशन क्रॉप्स, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी जो है इनमें से बागानी फसलें हैं या नहीं है। तो देखिए जो भारत सरकार का कृषि एवं वाणिज्य मंत्रालय है उसके अनुसार कुछ फसलें हैं जिनको बागानी फसलें कहा गया है, जो बागानी फसलों की श्रेणी में आती है। कौन कौन सी हैं वो? नारियल है, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफ़ी, रबर इत्यादि। तो ये कुछ फसलें हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। ये भारत सरकार के कृषि एवं वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार बागानी फसलें होती हैं, याद रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कैच क्रॉप की या फिर इमरजेंसी क्रॉप की। देखिए आपको नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि कैच का मतलब किसी चीज़ को पकड़ना है, और इमरजेंसी का मतलब कि कुछ हो गया है और अब इमरजेंसी है किसी फसल को उगाने की। तो देखिए क्या हुआ है कि जो हमारी मुख्य फसल है अगर वो अचानक से खराब हो जाए, असफल हो जाए, कोई भी कारण हो सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो या फिर समय पर बारिश ना हुई हो, तो इस प्रकार के कारण हो सकते हैं। तो जो हमारी मुख्य फसल है वो असफल हो गई है, मतलब वो खराब हो गई है। अब होना क्या है कि अगली ऋतु को पकड़ने के लिए, जो आगामी ऋतु है, जो आने वाली ऋतु है, उसको पकड़ने के लिए इमरजेंसी के तौर पर या फिर कहें कि आकस्मिक रूप से जो उगाए जाने वाली फसलें होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग कैच क्रॉप। तो क्या पकड़ा हमने पकड़ा आगामी ऋतु को, ठीक है, ताकि जो हमारा फसल चक्र है वो बना रहे, क्लियर, तो इसको बोलते हैं हम लोग कैच क्रॉप। इसके उदाहरण क्या हैं? जैसे कि मूंग, उड़द, लोबिया, प्याज, मूली इत्यादि, तो ये आपको याद रखना है। ये है कैच क्रॉप, इमरजेंसी क्रॉप। आगे बात करते हैं ट्रैप क्रॉप्स की। देखिए ट्रैप नाम से समझ में आना चाहिए कि किसी चीज को ट्रैप करना है, क्लियर, तो क्या ट्रैप करना है समझते हैं। देखिए ऐसी जो फसलें होती है इनको उगाकर जो मृदा जनित हानिकारक जीव होते हैं या फिर जो खरपतवार होते हैं या फिर जो कीट होते हैं, हानिकारक कीट, उनको ट्रैप किया जाता है, उनको फंसाया जाता है। समझ में आया आपको? देखिए उदाहरण से समझते हैं, जो कपास की खेती होती है, कपास की खेती, उसका एक हानिकारक कीट है जिसका नाम है कॉटन रेड बग, क्लियर। अब कपास की खेती को बचाने के लिए, ताकि ये जो कीट है ये कपास को नुकसान ना पहुंचाए, तो कपास की खेती के चारों ओर क्या किया जाता है? भिंडी को उगाया जाता है। तो ये जो कीट है इसको भिंडी क्या करती है? इसको भिंडी जो है वो ट्रैप कर लेती है, फंसा लेती है, और इस कारण से क्या होता है, ये कपास की खेती को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो इस प्रकार की जो खेती होती है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रैप क्रॉप। यहाँ पर जो भिंडी हुई, भिंडी क्या है? यहाँ पर ये भिंडी जो है एक ट्रैप क्रॉप का उदाहरण है, याद रखना आपको। आगे बात करते हैं एनर्जी क्रॉप की। देखिए नाम से समझ में आना चाहिए कि एनर्जी मतलब कुछ ऊर्जा मिलेगी, क्लियर, तो इसी प्रकार की खेती होती है। ये जो फसलें हैं इन फसलों से हमें मिलती है तरल ऊर्जा, अल्कोहल, इथेनॉल इत्यादि, ठीक है। तो अल्कोहल, इथेनॉल, इनको प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है एनर्जी क्रॉप्स को उगाते हैं। उदाहरण के लिए आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, इसके उदाहरण भूलना नहीं है बिल्कुल भी। गन्ना जो है एक एनर्जी क्रॉप है, आलू, मक्का, टेपियोका और जेट्रोफा, ये एनर्जी क्रॉप्स के उदाहरण है, इनका नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं रबी की फसलों की, खरीफ की फसलों की और जायद की फसलों की। इन सभी के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, ये आपको बहुत हद तक याद भी होगी, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, शायद आपको उससे ये इस प्रकार से याद हो कि आप इनको ना भूल लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रबी की फसलों की। तो देखिए जो रबी की फसलों की बुआई होती है, इनको जो बोया जाता है वो बोया जाता है अक्टूबर नवंबर महीने के आसपास, ठीक है, और इनकी कटाई जो होती है वो होती है अप्रैल मई में। तो ये आपको याद रखना है पहली बात। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपनी ट्रिक की। देखिए ट्रिक क्या है, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो खाने बनाने का एक क्रम है। सबसे पहले हम लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं, उस तेल से हम सब्जी बनाते हैं, फिर हम लोग रोटी बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम उससे सब्जी बनाते हैं और फिर हम लोग रोटी बनाते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में आपको याद रखना है, ये ट्रिक है, क्लियर। तो देखिए सरसों के तेल और अलसी के तेल का इस्तेमाल कर कर हम लोगों ने क्या बनाई? आलू मटर की सब्जी और मसूर की दाल, याद रहेगा आपको।
कि सरसों के तेल का और अलसी के तेल का इस्तेमाल कर कर आलू मटर की सब्जी और मसूर की दाल बनाई। ठीक है, अब रोटी किस प्रकार की बनाई हम लोगों ने? रोटी बनाई हमने गेहूं की, जौ की, चने की। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो देखिए कौन कौन सी फसलें हो गई, एक सरसों, अलसी, आलू, मटर, मसूर दाल, गेहूं, जौ, चना, और एंड में आपको याद रखना है तंबाकू और लाई। आई होप कि आपको याद हुआ होगा। ये सारी के सारे फसलें जो हैं वो रबी की फसलें हैं। रबी की फसलों को अगर आपने पक्का कर लिया, एक फसल को आपको पक्का करना है, उसके उदाहरण आपको पक्के करने हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे और आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि भाई ये रबी की है, ये खरीफ की है और ये जायद की है। ठीक है, तो रबी की फसलों को इस ट्रिक से आपको पूरा पक्का कर लेना है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं खरीफ की फसलों की। तो देखिए खरीफ की फसलों की जो बुआई होती है, इनको बोया जाता है जून जुलाई के महीने में और इनकी कटाई होती है सितंबर अक्टूबर के महीने में। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर फसलें जो हैं वो दाना वाली फसलें होती हैं, दाने वाली फसलें, जैसे कि मक्का, बाजरा, जवार, रामदाना। ठीक है, मूंगफली भी एक तरीके से दाना ही कह सकते हैं, सोयाबीन। राइट, तो ये छोटी सी ट्रिक है कि दाने वाली जो फसलें हैं वो खरीफ की फसलें हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी फसलें खरीफ की फसलें हैं, सारी फसलों को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए चावल जो धान है वो आपकी खरीफ की फसल है। मक्के के बारे में बताया मैंने आपको, बाजरा, ज्वार, रामदाना, गन्ना वेरी इंपॉर्टेंट, कपास की खेती, मूंगफली, जूट, सनई, रागी और सोयाबीन। ये सारी की सारी फसलें जो हैं ये होती हैं आपकी खरीफ की फसलें। तो ये आपको याद रखना है। राइट, अब आगे बात करते हैं जायद वाली फसलों की। देखिए जायद की फसलें जो हैं ये रबी की फसलें और जो खरीफ की फसलें हैं उनके बीच में बोई जाने वाली फसलें होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। ज़्यादातर ये फसलें वो हैं, अगर जो आपको ट्रिक से याद रखना है, जिसकी आप सलाद खाते हो। ठीक है, सलाद जैसे कि ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा। क्लियर? परवल, लौकी, कासीफल और मूंग, मूंग भी आपको याद रखना है, और लोबिया। तो ये जो फसलें हैं ये होती हैं आपकी जायद की फसलें। आई होप कि आपको ये याद हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है फसल चक्र या फिर क्रॉप रोटेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में, क्लियर, किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों को अगर हम इस क्रम में उगाएं, इस क्रम में उनको बोएं कि जो मिट्टी की उर्वर शक्ति है वो बनी रहे या फिर उसका कम से कम ह्रास हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फसल चक्र। क्या कहा मैंने आपको? देखिए किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों को इस क्रम में बोया जाए ताकि मिट्टी की जो उर्वर शक्ति है, जो उसकी फर्टिलिटी है, वो बनी रहे या फिर उसका कम से कम ह्रास हो, तो उसको बोलते हैं हम फसल चक्र। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए ये जो फसल चक्र है, क्रॉप रोटेशन है, इसको निर्धारित करने के लिए हमें कुछ मूलभूत सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर हम लोग जो है फसल चक्र को अपना पाएंगे। क्लियर? प्रॉपर फसल चक्र को अपना पाएंगे। देखिए क्या है वो सिद्धांत कि कम गहरी जड़ वाली जो फसलें होती हैं उनके बाद हमें खेत में जो उथली जड़ वाली फसल है उनको उगाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अरहर के बाद में गेहूं को उगाना। ठीक है, पहला। दूसरा आपको याद रखना है कि जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों की खेती करने के बाद में हमें जो अदलहनी फसलें हैं उनको बोना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। अभी इसके लाभ हम लोग देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। आगे बात करें, देखिए जो अधिक खाद और अधिक पानी चाहने वाली जो फसलें होती हैं उनके बाद हमें खेती करनी चाहिए कम खाद और कम पानी चाहने वाली फसलों की। ठीक है, तो ये कुछ सिद्धांत है, इसको अगर जो फॉलो करेंगे तब हम एक अच्छा जो है फसल चक्र अपना पाएंगे। ठीक है, लाभ क्या है आपको समझ में आ गया होगा बहुत हद तक कि इसके लाभ क्या होते हैं। सबसे पहला तो लाभ इसका यही है कि जो मिट्टी है, मिट्टी की उर्वर शक्ति बनी रहती है। जो मिट्टी का अपरदन है, जो मृदा अपरदन है, वो कम होता है। आपको याद रखना है। जो फसलों में लगने वाले रोग हैं, जो हानिकारक कीट हैं, जो खरपतवार है, उन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सीमित संसाधन किसानों के पास में होते हैं उनका प्रयोग कर कर किसान जो है वो अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो ये है फसल चक्र, उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसको अपनाने के लिए किस प्रकार की टेक्निक हमें अपनानी चाहिए वो बताया, और इसके लाभ क्या हैं ये भी मैंने आपको बताया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रमुख फसल चक्रों की। देखिए जो फसल चक्र है वो 1 वर्षीय भी हो सकते हैं, 2 वर्षीय हो सकते हैं, 3 वर्षीय भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 वर्षीय फसल चक्र की। तो देखिए
चरी की जो खेती होती है उसके बाद में हमें बरसीम लगानी चाहिए, और ये जो चक्र है ये 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा है धान, गेहूं, मूंग, इनका फसल चक्र, ये भी 1 वर्षीय है। तीसरा है टिंडा, आलू, मूली और करेला, ये भी 1 वर्षीय फसल चक्र है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर जो इस प्रकार की हम खेती करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो मिट्टी की उर्वर क्षमता है वो बनी रहेगी, जो अभी लाभ मैंने गिनाए वो लाभ किसान को मिलेंगे। ठीक है। दूसरी होती है 2 वर्षीय फसल चक्र वाली खेती। पहला है कपास, मटर, परती और गेहूं, ये जो है ये भी एक फसल चक्र है, और ये फसल चक्र जो है ये 2 वर्ष में कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे आपको याद रखना है उदाहरण में चरी, गेहूं, चरी और मटर। ठीक है, चरी के बाद गेहूं, गेहूं के बाद चरी और उसके बाद फिर मटर, तो ये भी 2 वर्ष में फसल चक्र कंप्लीट होता है। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 3 वर्षीय अगर जो हम फसल चक्र की बात करें तो उसके उदाहरण है हरी खाद, आलू, मतलब खेत में हरी खाद, उसके बाद में आलू, गन्ना और फिर पेड़ी को उगाना। ठीक है, तो ये 3 वर्ष में जाकर कंप्लीट होता है। ये देखिए मूंगफली, अरहर, गन्ना, मूंग, गेहूं और उसके बाद फिर गेहूं। तो ये आपको याद रखना है कि मूंगफली, उसके बाद में अरहर, गन्ना, मूंग, गेहूं एंड देन मूंग। तो देखिए ये एग्जाम में पूछा गया यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको अच्छे से नोट कर लेना है और याद कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ राज्यों की और देखते हैं कि वहां पर कौन से फसल चक्र अपनाए जा रहे हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें पंजाब की, हरियाणा की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर जो है धान और गेहूं ये वाला फसल चक्र अपनाया जाता है, मतलब धान के बाद गेहूं उगाया जाता है खेत में। तो ये आपको याद रखना है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में धान और गेहूं। बात करें राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान में बाजरा और ज्वार के बाद में सरसों उगाई जाती है, तो ये वाला फसल चक्र है। गुजरात और महाराष्ट्र में कपास, अरहर के बाद में गेहूं, तो ये वाला फसल चक्र है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट है, फिर टेक्निक कह लीजिए आप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एकीकृत पादप पोषक तत्व प्रबंधन। इसके बारे में आपको याद रखना है। देखिए ये क्या है, देखिए आपको पता है कि लगातार पिछले कुछ दशकों से जो उर्वरक हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, उनका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इससे हो क्या रहा है कि जो मिट्टी है, जो भूमि है, उसकी उर्वरता, उसकी उत्पादकता, मतलब उसकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी ये लगातार घट रही है। ठीक है, तो उसी समस्या का समाधान पाने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके तहत देखिए क्या करना है, इसके तहत ये करना है कि 50% जो NPK है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम, ये जो तत्व हैं ये हमें देने हैं जीवाश्म खाद से। क्लियर, किससे देने हैं ये? 50% जीवाश्म खाद से, और बाकी का बचा हुआ केवल 50% ही हम कहाँ से देंगे? फर्टिलाइजर से देंगे। तो इससे क्या होगा, एक बैलेंस होगा और मिट्टी की जो लगातार घटती हुई जो उर्वरता है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। किसके बारे में? इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 टर्म हैं, ये कन्फ्यूजिंग टर्म है, इनके बारे में आपको याद रखना है, क्लियर करना है कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए एक है यहाँ पर मोनोकल्चर और दूसरी होती है मोनोक्रॉपिंग। क्लियर, मोनोकल्चर इसकी हिंदी होती है एकल कृषि, और मोनोक्रॉपिंग इसकी हिंदी होती है एकल संचयन। क्लियर, ये आपको याद रखना है। मोनोकल्चर क्या होता है, ध्यान से सुनना है आपको, कि किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बारंबार खेती करना। क्या कहा? कि किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बार बार खेती करना। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि एक साल में एक ही खेती पर राइस ही उगाना। ठीक है, चावल की खेती करना, बारंबार खेती करना। और दूसरा जो मोनोक्रॉपिंग होती है उसमें क्या है कि वहां पर भी निश्चित समय है, वहां पर भी निश्चित भूमि है, लेकिन वहां पर फसल की बारंबार खेती नहीं है, बल्कि क्या है कि एक ही फसल है, एक ही फसल को उगाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर केवल एक ही खेती करना, उदाहरण के तौर पर धान की खेती करना, एक साल में केवल धान ही उगाई है, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर धान के बाद धान। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये डिफरेंस आपको क्लियर रखना है मोनोकल्चर और मोनोक्रॉपिंग में। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं फसल सघनता के बारे में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉप इंटेंसिटी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले जानते हैं इसकी डेफिनेशन, ये है क्या। तो देखिए आपको याद रखना है कि फसल सघनता, क्रॉप इंटेंसिटी जो है, ये कुल कृषि क्षेत्र, मतलब एक साल में कुल बोया गया क्षेत्र, और जो निवल कृषि क्षेत्र है, भाई कुछ क्षेत्र ऐसा भी तो होगा जो नहीं बोया गया। क्लियर, तो उसको मिलाकर
और जो बोया गया क्षेत्र उसको मिलाकर वो बनेगा आपका निवल कृषि क्षेत्र। तो क्या है कि एक साल में कुल बोया गया क्षेत्र और निवल कृषि क्षेत्र का मतलब टोटल कृषि क्षेत्र का अनुपात होता है क्रॉप इंटेंसिटी, फसल सघनता। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके आधार पर मतलब फसल सघनता के आधार पर हम कृषि को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है आपकी इंटेंसिव क्रॉपिंग और दूसरी होती है एक्सटेंसिव क्रॉपिंग। हिंदी में बोलते हैं इंटेंसिव क्रॉपिंग को गहन संचयन, और जो एक्सटेंसिव क्रॉपिंग होती है उसको बोलते हैं हिंदी में विरल संचयन। ठीक है, तो जो इंटेंसिव क्रॉपिंग है वो क्या है, जिसकी गहनता मतलब फसल गहनता 200% या इससे अधिक हो उसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिव क्रॉपिंग। क्लियर। और जिसकी गहनता 200% से कम होती है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव क्रॉपिंग या फिर विरल कृषि। तो ये भी आपको याद रखना है। ये दो प्रकार की कृषि है, दो प्रकार की खेती है। किसके आधार पर? फसल सघनता के आधार पर, क्रॉप इंटेंसिटी के आधार पर। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लास्ट में याद रखना है कि जो कृषि संगणना 2010-11 है उसके अनुसार भारत की जो फसल गहनता है या फिर फसल सघनता है वो कितनी है? 138% है, जो 2017-18 में बढ़कर कितनी हो गई? 142%। तो ये भी आपको याद रखना है कि 2017-18 में जो भारत की फसल सघनता है, क्रॉप इंटेंसिटी है, वो कितनी है? 142%। क्लियर। तो देखिए आज हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं भारतीय कृषि से संबंधित, इंडियन एग्रीकल्चर से संबंधित। पहले हम लोगों ने देखा है जो फसल है उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में। आई होप कि वो भी आपको समझ में आया होगा। और फिर हम लोगों ने बात करी है फसल चक्र के बारे में। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको कोशिश की है समझा दूं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस डिस्कशन में इतना ही। इससे आगे वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के बारे में, और ये वाले एमसीक्यूज जो हैं ये उस थ्योरी पे बेस्ड होंगे जो हम लोगों ने कवर की है लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और ये वाला जो लेक्चर नंबर 2 है ये नहीं देखा तो आपको देख लेना है, तभी जाकर एमसीक्यूज सोल्व करने हैं। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यूज होंगे ये वो वाले एमसीक्यूज हैं जो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।